Hello student, as you know that my name is Shakti Vinayak and welcome to our digital platform. जैसा कि तुम जानते होगे अभी 10th का रिजल्ट आया है और उम्मीद है तुम सब लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हुए होगे। हम लोगों का अब यहाँ से एक नया सफर शुरू होता है जिसका नाम है इंजीनियरिंग और मेडिकल का सफर। हालांकि इस सफर के साथ साथ एक और सफर है जो शायद इन दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है 12th बोर्ड का सफर। मतलब हमें तैयारी जो आगे करना है वो 12th बोर्ड का करना है और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल ये तीनों को एक साथ पैरेलल लेके चलना है। तीनों का कहने का मतलब ये मत समझना कि तुम्हारा मैथ होगा तो भी मेडिकल जाना है और बायो हो तो भी इंजीनियरिंग जाना है। तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बिना हम लोग टाइम पास किए अपने सिलेबस पर आते हैं, क्योंकि सफर बहुत बड़ा है, बहुत दूर का है, बहुत सारे चैप्टर है। तुमको पता है 11th और 12th मिला करके टोटल 32 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। कितने चैप्टर? 32, जिसमें 16 11th में है, 16 12th में है। ठीक है, अब 16 जो 11th में चैप्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि थर्मो, जैसे इक्विलिब्रियम, ये ऐसे चैप्टर हैं जो तुम बिल्कुल ही नए तरीके से पढ़ोगे। लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड से मैच करता हुआ चैप्टर है, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उन चैप्टरों को लिस्ट में शामिल करेंगे जो 10th से रिलेटेड है, यानी कि 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। इससे तुम्हें फायदा क्या होगा कि वो चैप्टर ऑलरेडी तुम 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़े होगे और तब मेरे साथ पढ़ोगे तो तुमको क्या होगा, सारी बातें बहुत इजीली समझ में आएंगी। और जब एक बार तुम्हारा सिलेबस रनिंग में आ जाएगा, तुम मेरे साथ ट्यूनिंग में सेट हो जाओगे, चैप्टर समझ में आने लगेगा, तब हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल ही 11th में नए तरीके से पढ़ना है। मेरा बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट, सम बेसिक केमिस्ट्री। लेकिन मोल कंसेप्ट में क्या है, अगर तुम मोल कंसेप्ट डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा वास्ट चैप्टर है, सिलेबस पूरे सिलेबस को कवर करता है। अब मान लो पूरे सिलेबस को कवर करेगा, मतलब पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर करेगा, तुम 10th से 11th में जस्ट आए हो, तुमको उतना कंसेप्ट मालूम नहीं है, तो क्या होगा, तुमको उतना अच्छा से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग जैसे रिडॉक्स पहले पढ़ लें, जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लें, पीरियोडिक टेबल पढ़ लें, तो इससे तुमको फायदा क्या होगा, तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड से ये रिलेटेड है तो तुमको समझ में इजीली अच्छे से आएगा। और जब एक लेवल अचीव कर लोगे उसके बाद हम लोग 11th वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने का तरीका क्या है, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का पीडीएफ नोट्स तुमको दे देंगे। पीडीएफ नोट्स तुम्हें बुक की तरह मदद करेगा कि जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हो एक बार तुम पहले से पढ़ लिए तो तुमको समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा। और साथ में फिर मेरा वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठना है, क्लासेस प्रॉपरली करना है, नोट्स प्रॉपरली बनाना है। और अगर कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो तुम तुरंत व्हाट्सएप पे आके उस चैप्टर से या उस लेक्चर से रिलेटेड अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अब तो हम लोगों का ऐप पे भी चैटिंग शुरू हो गया है तो तुम ऐप पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लो पहले जल्दी से। रेडॉक्स रिएक्शन ये मेरा पहला चैप्टर होगा। बहुत छोटा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, तुमको लगा रही 11th में ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ये इसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग, इसी तरह से पीरियोडिक टेबल। और जब तुम थोड़ा रिदम में आ जाओगे कि नहीं सर अब हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अब हम लोग नए चैप्टर को भी सीख सकते हैं, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल। एक बार मोल में एंट्री लिए तो मान के चलो 1.5-2 महीने का लेक्चर है, कम से कम 15-20 लेक्चर जाता है, तब जाकर के मोल बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। क्लियर है? अब अगर अभी पहले ही मोल शुरू कर दिए, पता चला 15-20 लेक्चर तुम्हारा चला गया और अगर समझ में नहीं आया, कहीं से कॉम्प्लिकेशन आया, तो तुमको लगा अरे सर इतना टफ चैप्टर है क्या, क्या सारे चैप्टर ऐसे ही हैं, और तुम डिप्रेशन में जाओगे, जिससे तुम्हारा इंजीनियरिंग और मेडिकल के लेवल का तैयारी करने का जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम चाहते हैं कि पहले इजी चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लो, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, रिडॉक्स रिएक्शन कहते किसको है? डेफिनेशन, डेफिनेशन। तो तुम्हारा आंसर आया होगा कि ऑक्सीडेशन,
प्लस रिडक्शन को एक साथ बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन है, सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, सर रिडक्शन क्या होता है, और ये दोनों बात तुम जानते हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ रिवीजन के लिए बोल दे रहे हैं। कैसे? तुमको कॉपी पे पहले एक ऐसे लाइन खींचना है, एक साइड लिखना है ऑक्सीडेशन और एक साइड लिखना है रिडक्शन। दोनों चीज लिख लिए, एक साइड ऑक्सीडेशन और एक साइड रिडक्शन। तुमको कम से कम टू डिफरेंस खुद से लिखना है, फटाफट दो डिफरेंस खुद से लिखना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, जिसमें हम पहला डिफरेंस लिखने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन का पहला डिफरेंस रिडक्शन के साथ क्या होता है, तो तुमको पता होगा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक तरफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और एक तरफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया मेरी बात? पहला पॉइंट। चलो सेकंड पॉइंट जल्दी से सोचो, जल्दी से सेकंड पॉइंट सोचो। सोच लिए तुम लोग सेकंड पॉइंट? क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे लिखना होगा एडिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट। अच्छा एक और बात यहाँ पे नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होता है। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड के एलिमेंट, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है इतना बड़ा, तो लेफ्ट साइड मेटल होते हैं और राइट साइड नॉन मेटल होते हैं, और वही नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान इनका एडिशन होता है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इनका रिमूवल का मतलब होता है कि रिडक्शन हो रहा है। चलो फटाफट थर्ड डिफरेंस। क्या थर्ड डिफरेंस तुम सोच सकते हो? जल्दी से बताओ। यस सर, सोच सकते हैं। क्या? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, याद है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चलो इसमें क्या लिखोगे बता दो जल्दी से। सर इसमें तब इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तीन डिफरेंस तो बहुत अच्छे से तुमको समझ में आया होगा। चलो फोर्थ डिफरेंस, सोचो जल्दी जल्दी, फटाफट सोचो। याद आ गया? बोले, यहां लिखना होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। किसका? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। यहां पे क्या लिखना होगा बता दो? यहां पे लिखना होगा एडिंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे इसका भी एग्जाम्पल और इसका भी एग्जाम्पल। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसको कहते हैं? देखो, इलेक्ट्रो निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला। ठीक है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल कैरेक्टर। पीरियोडिक टेबल है, राइट साइड नॉन मेटल था तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे कि तुम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब लिख सकते हो एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, ये चार डिफरेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस बताने के लिए काफी है। अक्सर देखोगे तो एक लाइन बोला जाता है कि रिडक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। हम लोगों के टीचर समझाते कैसे थे कि अगर सच बोलना ऑक्सीडेशन है तो झूठ बोलना रिडक्शन है। समझ गए? धनी ऑक्सीडेशन है तो गरीब रिडक्शन है। क्लियर हुआ? बदमाश ऑक्सीडेशन है तो शरीफ रिडक्शन है। जस्ट वैसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिंग काम करेगा। ठीक है, इसमें वो सारा चीज का तुम यहाँ देखो अपोज हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ ऑक्सीजन हटा है, यहाँ हाइड्रोजन हटा है तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। नहीं, लेकिन इस कंसेप्ट को ओल्ड कंसेप्ट कहा जाता है। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? ओल्ड कंसेप्ट। तो हम अब इसको मिटाने जा रहे हैं। उम्मीद है तुम लोग लिख लिए होंगे। हालांकि ये सब तो तुमको आता भी होगा, आज पहला लेक्चर है, हम लोग छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं। कैसी बातें सीख रहे हैं? छोटी छोटी। जब ये सारी बात सीख जाएंगे फिर हम लोग नए बात पे आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं न्यू कंसेप्ट रिगार्डिंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस के रिगार्डिंग न्यू कंसेप्ट क्या दिया गया? एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल था जिस मॉलिक्यूल में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट रहा है। हम तुमको अभी एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे। तब साइंटिस्ट लोग सोचे कि अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बिहाफ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को काउंट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं। तब क्या किए, वो एक ऐसा कंसेप्ट डिसाइड किए जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। उसमें केवल एक कंसेप्ट कहा गया रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए केवल एक कंसेप्ट कहा गया कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हटना ही ऑक्सीडेशन है। एंड रिडक्शन के लिए भी एक लाइन कहा गया कि एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबसे आसान कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है रिडक्शन। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सोडियम है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। क्या है ये? ऑक्सीडेशन है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोरीन माइनस बना दिया, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, ये तुम्हारा रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे जब डिसीजन लिया गया तो सबको इजीली समझ में आया और यही पता चला कि बेसिक कंसेप्ट है जिसके आधार पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा सकते हैं। क्लियर है? अब देखो हम ऑक्सीजन रिडक्शन से भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, तुम बताना। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं C2H4, यहाँ लिख रहे हैं C2H6। बताओ ये क्या है? ध्यान दो, हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 6। हाइड्रोजन जुड़ गया और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्लियर हुआ? अच्छा, एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं ताकि तुम दोनों कंसेप्ट समझ जाना। मिटा रहे हैं इसको। ओल्ड कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट हम लोग देख चुके। अब हम लोगों को करना है इस पे ढेर सारा क्वेश्चन। अब आ जाओ, यहाँ पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो CH3CHO, CH3COOH। बताओ सर ऑक्सीडेशन है, क्यों? ऑक्सीजन तो बढ़ गया, ये लो ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा देखो H2SO4, ध्यान दो, H2SO4, SO4 -2 प्लस 2H प्लस। बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? अब देखो हाइड्रोजन हट रहा है, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अच्छा और क्वेश्चन दिखाते हैं। CH4
बदल गया CO2 में। ध्यान दो, हाइड्रोजन हट गया और ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ तो दो दो कंसेप्ट लग रहा है, हाइड्रोजन हट भी रहा है और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देंगे, समझाओगे आंसर, जल्दी सोचो। यहाँ पे लिख रहे हैं Fe+2 Fe+3 क्या है। अब तुम ऑक्सीजन जुड़ा के देखो, हाइड्रोजन हटा के देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जोड़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट घटाओ, क्या इस तरह का डिसीजन यहाँ ले पा रहे हो? नहीं। लेकिन एक चीज ले रहे हो, क्या? यहाँ पे चार्ज +2 है और यहाँ पे चार्ज +3 है, मतलब इस रिएक्शन के दौरान आयरन पे चार्ज बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन देते हैं, देखो यहाँ पे Cu प्लस से Cu+2, अब तो सर ऑक्सीडेशन एकदम सही। Zn+2 से ZnSO4, ये लो, बताओ ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? फटाफट सोचो और बताओ। अब यहाँ पे जरा सोचो, Zn+2 है, इसको तोड़ोगे तो ये +2 और ये -2 में टूट जाएगा, क्योंकि सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। अब यहाँ पे चार्ज कितना? +2, यहाँ पे भी चार्ज कितना? +2, मतलब इस रिएक्शन के दौरान इस पे कोई चार्ज इधर उधर नहीं हुआ है, मतलब ना ये ऑक्सीडेशन है ना ये रिडक्शन है। जरूरी थोड़ा ही है कि कोई आदमी सच नहीं बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, या झूठ नहीं बोल रहा है तो सच बोल रहा है। एक बीच का भी बात है, उसे पता ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये वो केस है, समझे मेरी बात? चलो जल्दी से इतना लिख लो, फिर इसको मिटाएं। मिटा दे इसको। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक नया क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन है यहाँ पे Cu प्लस Cu+2 है और प्लस जिंक, यहाँ लिखा हुआ है Zn+2 प्लस Cu। ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन में तुमको आइडेंटिफाई करना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। जल्दी से बता दो। तो तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे चार्ज +2 है और यहाँ पे चार्ज 0 है, तो +2 से 0 जाना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पॉजिटिव चार्ज कम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे लग रहा है गेन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहाँ पे चार्ज क्या है? 0, यहाँ पे चार्ज क्या है? +2। अब रिएक्शन देख करके तुमको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे चार्ज बढ़ गया, मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और हम लोग शुरू से ये बात अभी बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखो, Fe+2 से Fe+3 बन रहा है और साथ में Fe+ बन रहा है, यहाँ पे 2 Fe+2 लिखा है। तुमको बताना है किस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस केस में रिडक्शन। फटाफट। सोच लिए? अब चलो, आयरन पे चार्ज कितना है? +2, यहाँ पे चार्ज कितना है? +3। अब ध्यान दो, +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? तो बढ़ गया। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दो, क्योंकि चार्ज बढ़ गया था। अब दो, यहाँ पे +2
और यहाँ पे देखो प्लस है, मतलब +2 से प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि घट गया? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे घट गया, यानी क्या हो गया? रिडक्शन। अब तुम खुद सोचो, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है। देखो क्या क्या फर्क है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले एलिमेंट अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है दोनों रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जहां पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग एलिमेंट का हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन का एक अलग से नाम रखा गया, डिस स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, डिसप्रपोर्शियोनेट रिएक्शन। फिर से लिख लो इसको, क्या बोलोगे? डिसप्रपोर्शियोनेट रिएक्शन। इसका डेफिनेशन पूछता है तुमसे कि डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन किसको कहते हैं? तो कहा जाता है कि डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन इज ए पार्टिकुलर केस ऑफ redox reaction in which oxidation and reduction both are take place for same element। चलो हो गया। Disproportionate reaction is the particular case of redox reaction in which oxidation and reduction both are take place for same element। अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, नाम डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अलग अलग एलिमेंट का होगा, नाम रिडॉक्स रिएक्शन। पहले बोलो, इतना बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, देखो मिटा देते हैं इसको। कई बार जैसे हम अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, तो तुम इजीली ये बात समझ जा रहे हो कि कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो हम लिखें कि Fe+2 है और Fe+3 हुआ, तुम तुरंत बताओगे सर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है। हम अगर यहाँ पे लिखें कि Fe+3 है और Fe+2 है, तुरंत कहोगे सर ये तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। लेकिन अब हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, देखो तो SO2 और यहाँ पे SO4-2, ध्यान देना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आधार पे ये बताना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। हालांकि तुम ओल्ड कंसेप्ट से आंसर कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ? ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 4, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ गया यानी ऑक्सीडेशन। नहीं समझ रहे हैं? लेकिन इसी बात को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से, न्यू कंसेप्ट से तुम नहीं समझा पाओगे। तब ऐसे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कैसे समझाया जाए, इसके लिए एक कंसेप्ट डेवलप किया गया। हालांकि तुम इस कंसेप्ट का नाम भी सुने होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ये मेरा सेकंड कंसेप्ट है, मतलब डेफिनेशन के बाद अगर बात करें तो ये सेकंड टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन का। और अगर रिडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से देखो तो ये पहला टॉपिक है। हेडिंग डाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर। बड़ा सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहो तुम मार्क लगा लो। एसवी शक्ति विनायक जब भी इंपॉर्टेंट बात बताने वाले रहते हैं तो मार्क लगवाते हैं। अब क्या है कि जैसे न्यू कंसेप्ट में कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे तुम्हारे पास जहां ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होगा कि इस रिएक्शन में ये अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है या अपना इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा साथ देगा। कैसे साथ देगा? तो ये बात बताने के पहले हमें ये समझाना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो बुक में देखो ऑक्सीडेशन नंबर का एक और नाम लिखा जाता है,
इसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। 10th स्टैंडर्ड तक इन दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। जानते हो क्यों? 99% केस में ये दोनों सेम वैल्यू लाते हैं। इसीलिए हम तो देखे ना कि बुक में भी कई बार बोलता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, और स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बैठ जाता है। तो पहले इन दोनों में अंतर समझो, और अंतर डेफिनेशन के थ्रू समझाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कैसे तुम समझोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। फिर हम ये सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर से किस तरीके से हम ये निकालेंगे कि दिए गए मॉलिक्यूल का, एलिमेंट का, आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो पहले जल्दी से बता दो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है, तुमको पता है? चलो पहला ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन सुनो। तुमको पता है ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, एक इमेजिनरी चार्ज होता है, एक ऐसा चार्ज जो पूरे मॉलिक्यूल पे एवरेज डिसाइड करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज, जबकि यहां पे हमें क्या लिखना होगा? इट इज ए रियल चार्ज। अब हाइपोथेटिकल चार्ज और रियल चार्ज में क्या फर्क है ये समझो। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, मतलब ऐसा चार्ज जो हो सकता है कि कई बार ना हो लेकिन हमें लगे कि ये चार्ज है। कहोगे सर इसका क्या मतलब है? देखो जैसे मान लो हम कहे कि 100 रुपए को 3 आदमी में बांटो, क्या कभी बांट पाओगे इक्वल? लेकिन ये कह सकते हो कि 100 को अगर 3 आदमी में बांटना है, परसेंटेज बांटो 33.3%, 33.3%, 33.3%। अब ये जो परसेंटेज है ये एक अमाउंट को लेके जाएगा, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। पर आदमी पर एवरेज जो खर्चा पड़े दैट इज कॉल्ड एवरेज परसेंटेज। ठीक है, जैसे मान लो हम कहें कि 4 लोग मिलके एक बिल्डिंग बनाए, एक आदमी का परसेंटेज बताइए 25%। तो ये जो परसेंटेज एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हो ना, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्लियर हो रहा है? और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइपोथेटिकल चार्ज है जो एटम, मॉलिक्यूल, आयन पर डिसाइड होता है। किस पर डिसाइड होता है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन इन गिवन केमिकल रिएक्शन। बस अंतर क्या है कि ये हाइपोथेटिकल है और इधर क्या है, ये रियल है। सेम ये भी किस पर डिपेंड होगा? तो एटम का निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो, आयन का निकाल सकते हो, किसमें? इन गिवन केमिकल रिएक्शन। फिर तुम कहोगे सर ये दोनों लाइन तो एकदम एक ही लिखे हैं। ठीक है, अभी और आगे बढ़ेंगे तो तुमको थोड़ा क्लियर होगा। तुम एक बात बताओ, जैसे मान लो हम कहें कि N3 मॉलिक्यूल है, उस पे -1 चार्ज है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात। अब N3 का 3 एटम मिलके कितना चार्ज ले रहा है? -1 चार्ज ले रहा है। 3 एटम मिलके -1 चार्ज, 3 एटम मिलके -1 चार्ज लिए, तो बताओ एक एटम का चार्ज कितना होगा? -1/3। मतलब इसके अनुसार ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का -1/3 आया हुआ है, क्योंकि 3 एटम मिलके -1 चार्ज, तो एक एटम पे -1/3। लेकिन तुम बताओ ये तो चार्ज है ना, और चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। क्या कभी इलेक्ट्रॉन 1/3 हो सकता है? 1/2 हो सकता है? मतलब क्या चार्ज कभी फ्रैक्शन हो सकता है? नहीं। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तो फ्रैक्शन में होता है। तो फ्रैक्शन में क्यों होता है? क्योंकि ये एवरेज वैल्यू निकाला जाता है। किस केमिकल रिएक्शन, जैसे कोई रिएक्शन हुआ होगा जिसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस 3 एटम मिल के किए, तीनों में एवरेज क्या गया चार्ज लॉस? तो -1/3 गया। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अभी और थोड़ा इलोबरेट होगा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन, इवन इन जीरो। ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन
अगर कोई एटम रियल में अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, रियल में उस पे जो चार्ज आया होगा, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। नेवर इन फ्रैक्शन, नेवर इन फ्रैक्शन, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तुम ऐसे कभी नहीं लिख सकते कि Zn पे +2 चार्ज से Zn पे 3/2 चार्ज आ गया, ऐसा नहीं लिख सकते तुम। लेकिन यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि MnO4 माइनस से MnO2 बना है और उस MnO2 में जो चार्ज आया है वो फ्रैक्शन में गया है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? यहाँ पे लिख सकते हो N-3 से N2 आया है, N3-1 सॉरी से N2 आया। अब तुम यहाँ पे चेंज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, जो निकालना अभी सिखाएंगे। तो ये बात बहुत बड़ा डिफरेंस है जो तुमको इजी बुक में नहीं मिलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा फ्रैक्शन में हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तुमको पता है एक चैप्टर है, हालांकि ये चैप्टर 12th का है, नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उस चैप्टर में किसी दिए गए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज इंटीजर होता है। यहाँ पे नेवर इन फ्रैक्शन, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, ऑलवेज इंटीजर में होता है। और इतना ही नहीं, पॉजिटिव इंटीजर में होता है। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट को जो नोटेशन होता है, जो दिखाने का तरीका होता है, वो ऐसे लिखते हैं +1 2, मतलब रोमन वर्ड में लिखते हैं, क्योंकि पता है कि ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को तुम चाहो तो नॉर्मल नंबर में लिखते हो। क्लियर हो रहा है? ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, ऐसे दिखाते हैं। क्लियर हुआ? जैसे Zn+2 लिखते हो तो क्या लिख सकते हो तुम? ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉर्मल अगर तुम +2+1 ऐसे यूज कर रहे हो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। 99% केस में ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम होता है। इसीलिए लोग मार खा जाते हैं और ये बोल देते हैं कि ये दोनों एक ही है, जबकि ये दोनों अलग है। ये रियल चार्ज है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसको दिखाने का ये जनरल तरीका होता है। इसमें क्या होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलो इसको मिटा दें। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है कि सर अभी तक तो आप ये बताए कि ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस, गेन, ओल्ड कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट सब कुछ बता दी। अब सर एक बात, जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ये ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते कैसे हैं और इसके आधार पे ये कैसे बताते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है या ये मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालना है। थर्ड टॉपिक मेरा यहीं से शुरू होगा, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, और यही हेडिंग डालोगे और आज का मेरा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब तुम्हारा काम क्या है, पीडीएफ नोट्स उठाओ और हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ो। फिर जब हम वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखें तो मेरी बात सुनो, फिर दोनों को रिलेट करो और अगर कहीं डाउट लगता है तो वो हमसे फिर मिलकर पूछ लो। इससे तुम्हारा हर टॉपिक बहुत सिस्टमैटिकली तैयार होते रहेगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, सेफ रहो। थैंक यू।